कुछ लाशें मिट्टी में दबती ही नहीं और कुछ मौतें होती ही नहीं और कुछ रूहें इतनी अधूरी होती है कि जमीन खुद उन्हें उगल देती है। नमस्कार दोस्तों, शैडो वॉइस के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक अधूरी लाश की है जिसे 3 बार दफनाया गया लेकिन वो हर बार वापस आ गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरहद पर बसा एक गांव बागली, छोटा सा गांव और चारों तरफ खेत बागियान थे, दूर दूर तक फैला हुआ जंगल। यहाँ शाम के बाद कुछ लोग खेत नहीं जाते, कुएं के पास नहीं रुकते और कुछ रास्तों से गुजरते भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस गांव में एक लड़की थी, माया की उम्र लगभग 24 साल की होगी और वो बहुत ही सुंदर, शांत और अपने में डूबे रहने वाली लड़की थी। उसे कोई ज्यादा बोलता हुआ नहीं देखता था, ना ही कभी किसी ने उसको हंसते हुए देखा। वो सिर झुकाकर चलती थी और अकेले खेत में जाती और हर शुक्रवार को मंदिर में सबसे आखिरी दिया उसका ही हुआ करता था। गांव के लोग कहते थे कि माया की नजर में कोई बात है। कुछ कहते थे कि वो किसी और के लिए बनी थी, पर किसी और के साथ ब्याही गई। ब्याहने का मतलब आप सभी समझ गए होंगे, शादी करने से है। उसकी शादी हुई पारस लाल से, जो कि गांव से 10 किलोमीटर दूर रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन का काम करता था। पारस सीधा साधा आदमी था, लेकिन कुछ चुपचाप और गुस्सैल रहने वाला। शादी बहुत साधारण तरीके से हुई थी, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई नाच गाना नहीं, एकदम सादा सिंपल उनकी शादी हुई थी। शादी के 9 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, जैसा कि हर एक नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में होता है। माया रोज सुबह उठती, खेत जाती और दोपहर में लौटती। शाम को चुपचाप अपने ही आंगन में बैठी रहती थी। लेकिन 10वें दिन की सुबह एक बहुत ही बड़ी खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई कि माया की लाश गांव के पुराने कुएं में तैरती हुई मिली। गांव भर पूरा उसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। सफेद साड़ी में लिपटी माया की बॉडी पानी में तैर रही थी, आंखें खुली हुई और चेहरे पर हल्की मुस्कान और बाल बिखरे हुए थे। ना कोई चोट का निशान, ना खून का निशान। पारस ने कहा वो मानसिक रूप से परेशान थी, खुदकुशी कर ली होगी। गांव वालों ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई बात मानने का चांस ही नहीं था। लेकिन माया के माँ बाप चुप रहे। उनके आंखों में आंसू तो थे, पर कोई सवाल नहीं था। उन्होंने बिना कुछ कहे माया की लाश को ले जाकर अपने गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। सोचा गया बात खत्म, लेकिन ये कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। दूसरे दिन सुबह कुछ बच्चे खेलते हुए उसी दफन जगह के पास पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी ऊपर उभरी हुई मिट्टी दिखाई दी। एक बच्चे ने डरते हुए वहां पास जाकर देखा। वहां किसी औरत की चूड़ियां, भीगे हुए बाल के रेशे और मिट्टी में धसी हुई पायल दिखाई दी। बच्चे डर गए और भागकर अपने गांव गए। उन्होंने वहां जो भी देखा गांव वालों को बताया। फिर गांव वाले भी दौड़कर वहीं जगह वापस आए। वहां थोड़ी खुदाई की गई तो माया की लाश अब बाहर आ चुकी थी। पूरा शरीर वैसे ही था जैसे अभी अभी निकाला गया हो। कोई सड़न नहीं, चेहरे पर वही मुस्कान और हाथों में वही चूड़ियां। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी। गांव भर में सनसनी फैल गई। किसी ने कहा ये जादू टोना हो सकता है, किसी ने कहा कि रूह को शांति नहीं मिली। पारस गुस्से में था। उसने खुद कहा कि मैं ही इसे दोबारा दफनाऊंगा, और इस बार माया की लाश को गांव से दूर नदी के किनारे पर वीरान टीले पर दफनाया गया। उस दिन की रात को गांव में कुत्ते भौंकने की आवाज आई। फिर अचानक से एक चुप्पी, फिर वही दूर से आती चीख, मैं मरी नहीं, मुझे क्यों दफनाया। लोगों ने समझा हवा में कोई भ्रम होगा, पर अगली सुबह नदी किनारे वही टीला फिर से खोदा हुआ मिला। इस बार माया की लाश पास ही झाड़ियों में पड़ी थी, लेकिन अब चेहरा कुछ बदल चुका था। उसके होठों में मिट्टी लगी हुई थी और मुंह के अंदर भी मिट्टी भरी हुई थी, और उसकी एक आंख अब गायब हो चुकी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अब डरने लगे थे। पारस पर उंगलियां उठने लगी। कुछ छुपा तो नहीं रहा पारस? पंडित जी ने कहा अब ये साधारण आत्मा नहीं रही, ये पीड़ित आत्मा है। तीसरी बार लाश को दफनाने से पहले तांत्रिक बुलाया गया
उसने पूजा की, ताबीज़ बांधे और ताबूत में सील लगाकर कहा, अगर तुम इस बार भी लौटे तो ये रूह नहीं सांप बन चुका होगा। माया की लाश को लोहे की पेटी में बंद किया गया। उस पर सीमेंट का घोल डाला गया, नींबू और हनुमान चालीसा और सिंदूर रखा गया। उस जगह को चारों तरफ से लोहे की कीलों से ठोक कर बंद कर दिया गया। सबको लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3 दिन बाद तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन रेलवे ट्रैक पर एक ड्यूटी दे रहे गार्ड ने देखा कि रात के लगभग 2:18 पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में रेलवे फाटक के बीच खड़ी थी। वो देख रही थी, बिल्कुल स्थिर, और ट्रेन की तरफ उसकी निगाहें थी। जैसे ही ट्रेन पास आई, उसकी रोशनी में कुछ क्षण के लिए उसका चेहरा दिखाई दिया। वही आंखें, वही मुस्कान और वही माया। पर जैसे ही ट्रेन गुजरी, वहाँ कोई नहीं था। बस ट्रैक पर पड़ा था वही तांत्रिक और उसका ताबीज, जो कि ताबूत के साथ उसी तांत्रिक ने रखा था। रेलवे ट्रैक की उस घटना के बाद गांव में फिर एक ही नाम गूंजने लगा, माया का। लेकिन सब अपने ही मन में इस बात को दबा कर रखे हुए थे। कोई भी माया का नाम अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि गांव वालों की ये सोच बन चुकी थी कि अगर हमने उसके बारे में सोचना चालू किया तो कहीं वो हमारे पीछे ना पड़ जाए। लोग अब उसकी तस्वीर भी नहीं देखते थे। उसका कमरा जो पारस के घर में था, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। पारस ने वहाँ एक नया ताला लगवा दिया और गेटों पर लाल स्याही से लिखा गया, मत खोलो, अंदर नींद जागती है। पर उस नींद ने खुद उठने की ठान ली थी। चौथे दिन की रात पारस की माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, बिना किसी वजह के। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर बैठकर उसे दबाया हो। उसने आंखें खोलकर देखा, वही सफ़ेद साड़ी, वही भीगे बाल और वही मुस्कान जो अब चीख जैसी लगती थी। पारस की माँ बेहोश हो गई। सुबह तक गांव में वेद को बुलाया गया। परत दर परत जब घर की सफाई की गई तो उस कमरे में ताले के पास कुछ मिला, माया की चूड़ियों का टूटा हुआ टुकड़ा। अब पारस अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद कूदी थी, खुद। लेकिन किसी ने उससे ये सवाल पूछा ही नहीं था। अब उसने खुद ही बोल दिया। गांव वाले चौंक गए। तो क्या माया की मौत खुदकुशी नहीं थी? पारस ने माना, हाँ, झगड़ा हुआ था हमारा। हाँ, मैंने उसे जोर से धक्का दिया था और वो कुएं में गिरी, पर मेरी उसको मारने की नीयत नहीं थी। अब तक जो कहानी एक आत्मा की लग रही थी, अब वो पछतावे में बनती जा रही थी। लेकिन पछतावा आत्मा को रोकेगा नहीं। उसी रात पारस के घर में पिछले हिस्से में रखा एक अनाज अपने आप सड़ने लगा। कमरे की दीवारों पर जो देवी की तस्वीरें थी वो सब उल्टी हो गई और घर में हर रोज सुबह लगभग 3:12 पर ऐसा लगता है जैसे सीढ़ियों से कोई नीचे आ रहा है और उसकी पायल की आवाज़ आती है। कोई कभी देख नहीं पाया, पर घर के सबसे आखिरी कोने में एक बार वही सिंदूर मिला जो कि माया लगाती थी। उस सिंदूर में एक हल्की सी रेखा वाली आकृति बन रही थी, लेकिन गांव वाले उसे समझ नहीं पाए। अब गांव में हर कोई जानता था ये कोई आम रूह नहीं है, वो एक अधूरी पत्नी थी जिसे जबरन मारा गया, जो खुद को कभी मृत मान ही नहीं पाई। अब तांत्रिक फिर से बुलाया गया, लेकिन इस बार नया वाला तांत्रिक बुलाया। उसने पारस से एक ही बात पूछी, तो उसे वापस कब लेने आएगा? पारस कुछ समझ नहीं पाया। तांत्रिक ने बस हाथ जोड़े और कहा, जिसे धोखा मिला हो उसे ताबीज से नहीं रोका जा सकता। उसके लिए एक ही उपाय है, तुम्हें उससे वापस शादी करनी होगी और तुम्हें उसको अपनाना होगा। गांव वाले डर गए। क्या अब आत्मा से शादी की जाएगी?
पर असलियत में यही हुआ। पारस को सफ़ेद धोती में नीम के पेड़ के नीचे बैठाया गया। सामने एक सूनी चौकी लगाई गई जिस पर माया की तस्वीर रखी थी, और जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ता जा रहा था, सिंदूर की डिब्बी एकदम अचानक से खुल गई। एक तूफान सा उड़ा, पेड़ों की टहनियाँ कांपने लगी और दूर कुएं से किसी की हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ माया की थी। सिंदूर उड़कर हवा में बिखरा और चौकी पर आ गिरा। कोई वहाँ नहीं था, फिर भी विवाह पूरा हुआ। अब पारस ने अगले दिन उस ताबूत को खुद खोला जहाँ माया की लाश दफन थी। सीमेंट तो टूटा ही नहीं था, लेकिन जब उसने ऊपर की परत हटाई तो देखा ताबूत खाली था। माया की लाश वहाँ नहीं थी, वहाँ बस कुछ चीज़ें थी। एक टूटी हुई चूड़ियों की माला, लाल साड़ी का टुकड़ा और एक पुराने कागज जिस पर लिखा था, अब मैं सिर्फ लाश नहीं, अब मैं वो नाम हूँ जो हर रात 9 बजे तुम्हारे पास आएगा। उसके बाद पारस ने गांव छोड़ दिया। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि हर बरसात के मौसम में जब गांव में बारिश की पहली बूंद गिरती है तो एक कुआं खुद ब खुद भरने लगता है और उसके पानी में तैरती हुई दिखाई देती है एक औरत, जिसके चेहरे पर वही मुस्कान होती है और उसकी आंखें खुली हुई, और हर बार जैसे कहती हो मैं वापस आ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर इस कहानी ने आपकी परछाई को भी हिला दिया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर डर को आवाज़ देते हैं। मिलते हैं।